ओके, शैल वी स्टार्ट? ठीक है, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया था? सोर्सेज ऑफ लॉ। क्या पढ़ा था सोर्सेज ऑफ लॉ में? क्या देख रहे थे हम लोग बेसिकली? लॉ कहाँ से अराइज हुआ है, ठीक है, लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। अब देखिए, हम लोगों ने लॉ के बारे में देख लिया, लॉ अराइज कहाँ से हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये भी देख लिया। लेकिन क्या हम लोग को ये फील होता है कि कई बार लॉ गलत होता है? हम लोग को अक्सर ये फील होता है ना, कि लॉ गलत ही बने हुए हैं। तो अगर मान लो लॉ गलत है तो क्या इसके ऊपर कोई चेक है? क्या किया जा सकता है अगर लॉ गलत है तो? जैसे सबसे सबसे बेसिक एग्जांपल यही है, कोई भी लॉ गलत कब हो सकता है? जब वो फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। हम लोगों ने क्या देखा था, लॉ है और लॉ के ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे लॉ अराइज कहाँ से हो रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। और हम लोग किसी भी लॉ को इस बेसिस पे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। क्या कहते थे इसको? कौन से डॉक्ट्रिन थे इसके? सेवरेबिलिटी था और एक्लिप्स था, याद आया? ठीक है, ओके। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यही चीज है, लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन। तीन फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या था? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या था? लॉ को एग्जीक्यूट करना। और जुडिशरी का काम क्या था? जज करना कि वो सही हुआ है कि नहीं। बिल्कुल यही चीज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम एडमिनिस्टर करने वाले हैं कि लॉ सही है कि नहीं है। ओके, इस चैप्टर में अगेन हम लोग कोई लॉ नहीं पढ़ेंगे, कोई एक्ट नहीं पढ़ेंगे, कोई सेक्शन नहीं पढ़ेंगे। हम लोग बस ये देखेंगे कि क्या एक बार अगर लॉ बना दिया गया है उसके बाद उसको चेक नहीं किया जा सकता, या फिर क्या कोई भी लॉ जो बन गया है वो हमेशा वैलिड रहेगा और किसी भी सर्कमस्टांस में इनवैलिड नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कौन इनवैलिड डिक्लेयर करेगा? जुडिशरी। सेकेंडली, जो भी डेलीगेशन ऑफ पावर्स हुई है, लॉ ने जो भी डेलीगेट किया है वो डेलीगेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कुल मिला के ये देखा जाएगा कि लॉ सही है कि नहीं है, ये चेक किया जाएगा। ओके, लॉ को चेक करने की पावर का क्या, पावर को क्या कहलाते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, नाम से समझो, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हुआ? चेकिंग करना, सब देखना सब ठीक हो रहा है कि नहीं। यहाँ क्या देखा जा रहा है? लॉ ठीक है कि नहीं, लॉ ने जो डेलीगेशन किया है वो सही है कि नहीं, लॉ ने एग्जीक्यूटिव को लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए जो कहा है वो सही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट ही कहते हैं कि भाई जो टैक्स लेवी हो रहा है वो आपसे कलेक्ट किया जाएगा। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो फिर रिकवरी ऑफिसर आपके पास जाता है, ठीक है, और रिकवरी ऑफिसर कैसे रिकवरी कराता है टैक्स की? कैसे रिकवरी होगी अगर आपने टैक्स नहीं पे किया तो? क्या होगा बताओ? कम ऑन, वेरी नॉर्मल थिंग। हाँ, कुड़की को क्या कह सकते हैं हम लोग? कैसे आपसे टैक्स की रिकवरी की जाएगी? कम ऑन, वेरी सिंपल थिंग। हाँ, क्या करेंगे? असेट्स अटैच करेंगे, ऑब्वियसली। असेट्स अटैच करने का मतलब क्या हुआ? संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तब भी टैक्स नहीं दे रहे तो संपत्ति बेच दी जाएगी, अमाउंट रिकवरी करी जाएगी, कि फांसी चढ़ा दिया जाएगा आपको। क्यों? अभी तक सब चीजें सही लग रही थी, आखिरी वाली हमने बोली कि लास्ट ऑप्शन ये, अगर तब भी वो नहीं दे रहे तो मार डालो, ये हो सकता है। क्यों? नाउ अंडरस्टैंड, लॉ ने लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम दिया रिकवरी ऑफिसर्स को, वो एग्जीक्यूशन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये देखना किसका काम है? जुडिशरी का। अब एक हो गया लॉ बनाना, एक हुआ लॉ को एग्जीक्यूट करना, और फिर उस लॉ की चेकिंग करना। यही तीनों चीजों को कुल मिला के क्या कहा गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मतलब समझ में आ गया? इस चैप्टर में एक बड़ी दिक्कत ये होती है, अभी तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, आधे से ज्यादा चैप्टर तक ये समझ नहीं आता कि है क्या इसमें, है क्या समझ में आ गया? इट इज जस्ट अ चेकिंग प्रोसीजर कि जो लॉ बनाए गए हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो सही हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। Administrative law is that branch of public law that deals with powers, functions and responsibilities of various organs of the state. कौन से organs हैं state के, बताइए? तीन organs हैं, कौन से? Judiciary, executive and legislative. Rather, सबसे पहले legislative, executive and judiciary. It controls the executive branch.
एंड मेक श्योर इट डील्स फेयरली विद द पब्लिक। बताओ ये लाइन से बात क्लियर हो रही है? इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। जिसने लॉ बना दिया उसने तो बना दिया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना कहाँ पे काम हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। एंड मेक श्योर इट डील्स फेयरली विद पब्लिक। ये भी श्योर किया जा रहा है कि पब्लिक के साथ सही बिहेवियर हो रहा है कि नहीं। देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिकॉज इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अगली लाइन मार्क करिए, अ सबसेट ऑफ पब्लिक लॉ इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पब्लिक लॉ, पब्लिक के साथ कुछ गलत ना हो, पब्लिक के साथ सब कुछ फेयरली हो रहा हो, ये देखा जाता है कहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब नेक्स्ट आइए, ये देखिए अलग अलग लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी थी, ये सब मत देखिए। यहाँ पर आइए एक पैराग्राफ मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ, मिला? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एवर इंक्रीजिंग फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहे हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं, लॉ बढ़ते चले जा रहे हैं। सोचो अगर लॉ कम होते तो उनका इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक होता। आज आप देखिए इतने सारे लॉ बढ़ गए हैं, इससे आपसे ज्यादा इसको कौन समझ सकता है ना? कितने सारे लॉ इंक्रीज होते जा रहे हैं, और जितने लॉ इंक्रीज हो रहे हैं आपको नहीं लग रहा कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ती चली जा रही? ठीक है, कितनी सारी चीजें डबल डबल करनी पड़ जाती है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन डबल देनी पड़ जाती है। ठीक है, कह रहे क्योंकि इतने फंक्शंस बढ़ गए, इतने लॉ बढ़ गए, इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता है पब्लिक को। यही फेयर ट्रीटमेंट हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। ठीक है, ये एक्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं है। लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। दिस इज नॉट एन एक्ट। इसमें सेक्शन 3 मिलेंगे आप। ठीक है, आगे देखिए, states are no longer police states limited to maintaining internal order and protecting the external threat. These no doubt continue to be the basic functions of a state that is limited to this role will will delegitimize itself. With the rise of political consciousness, the citizens of a state are no longer satisfied with the state provisioning of traditional सर्विसेज। कह रहे हैं अब सिटीजन ज्यादा कॉन्शियस हैं, लोगों को ज्यादा अवेयरनेस है, और इसीलिए आप देखिए आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आरटीआई इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, कह रहे हैं अब ऐसा नहीं है कि जो सरकार ने कर दिया हमने चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लिया। आज की डेट में कुछ भी गलत होता है, ठीक है, आपको याद होगा हम लोगों ने केस पढ़ा था चैप्टर, आप बताओ केस था श्रेया सिंगल का, बताओ कहाँ पढ़ा है? आईटी की आरटीआई? श्रेया सिंगल का केस याद है आप लोगों को? लोग आधे ज्यादा लोग को याद ही नहीं आ रहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में याद आया, श्रेया सिंगल पढ़ा था। श्रेया सिंगल केस में हमने आपको बताया भी था, अपने रीड करने के लिए दिया था क्या कभी ऐसे क्वेश्चन मार्क बनाऊं। श्रेया सिंगल का केस तो सबसे अच्छा केस था। श्रेया सिंगल के केस में क्या हुआ था, बेसिकली जो वो हुआ था, कोई पॉलिटिकल लीडर की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से वो लगा क्या कर्फ्यू लगा देते हैं ना, मुंबई का केस था। तो पॉलिटिकल लीडर की डेथ हुई तो कर्फ्यू लगा दिया, तो उसने फेसबुक में कुछ लिख दिया था। ये केस डिस्कस नहीं किया हम लोग ने? पक्का होमवर्क में दिया था हमने, और दिख रहा है होमवर्क में, दिख गया होमवर्क। ठीक है, तो उसने क्या किया था, उसने फेसबुक में लिख दिया कि दिस इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम। भाई एक तरफ हमारे पास फ्रीडम है, हम कहीं भी जा सकते हैं, और फिर दूसरी चीज ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी इफेक्ट हो रही हो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आ जाए। मतलब आप समझ रहे हो हुआ क्या? भाई कर्फ्यू लगा दिया पॉलिटिकल लीडर की डेथ पे, तो उसने कहा कि दिस इज बियॉन्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो इस चीज को उसको पुलिस पकड़ के ले गई थी कि आपने ऐसे कैसे फेसबुक पे डाल दिया, क्योंकि आईटी एक्ट ये कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके आपने इंटरनेट पे कोई भी ऐसा मैटर डाला है, ठीक है, जिससे कुछ भी दिक्कत हो सकती है या दंगा वंगा हो सकता है, तो उसको ऑफेंस माना जाता है। तो इस बेसिस पे पुलिस उसको उठा के ले गई। फिर 2 दिन बाद पुलिस ने रिलीज तो कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर फिर केस हो गया। मतलब उसने ये केस कर दिया कि दिस इज माय फंडामेंटल राइट, और उस केस में आपको पता है श्रेया सिंगल जीत गई थी। वो जो सेक्शन था ना आईटी एक्ट का, वो हटा दिया गया। तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। उसमें यही कहा गया कि द थिंग विच इज कंटेंडिंग, कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है और इस बेसिस पे आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो वो बिल्कुल सही था, और आईटी एक्ट का वो सेक्शन जो है वो हटा दिया गया। ऐसे बहुत सारे हम लोग केसेस देखते हैं जिसमें केस होता है और केस होने के बाद एक्ट का सेक्शन हटा दिया जाए। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग पार्लियामेंट की मर्जी पर है, कि पार्लियामेंट ने जो बना दिया हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी का एक और एग्जाम्पल हम लोग पढ़ा है, कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन भी तो यही था,
स्टेट ऑफ बिहार ने कहा कि भैया पूरा पैसा हमको दे दो, आधा हम तुमको वापस दे देंगे। ना दिस इज नॉट अ लॉ, ये किस तरीके का लॉ था? और इस बेसिस पे इस एक्ट के इस सेक्शन को भी इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये जो हमारे देश में हो रहा है कि किसी के केस करने पर लोगों के कहने पर जुडिशरी एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कि हमारे देश में लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसा नहीं है कि लॉ बन गया फिर वो जैसे चाहे वैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। उसकी पावर्स पे चेक लगाने के लिए क्या यूज किया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब चैप्टर का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? ओके, नीड पे आ जाइए। नीड एंड सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये हम लोग ने अभी डिस्कस किया। द मॉडर्न स्टेट हैज 3 ऑर्गन। हमारे देश में 3 ऑर्गन है। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ट्रेडिशनली तीनों के काम देखो क्या है। लेजिस्लेचर वाज टास्क्ड विद मेकिंग ऑफ लॉ। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। एंड जुडिशरी विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। However, this traditional demarcation of roles has been found wanting। अब देखो क्या हो रहा है, कह रहे आज के सिनेरियो में देखिए क्या हो रहा है। एक लाइन छोड़ के देखना। द लेजिस्लेचर इज अनेबल टू कम अप विद द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब जितने लॉ हमारे देश में चाहिए क्या उतने लॉ हैं? नहीं। और जो लॉ हैं क्या वो परफेक्ट है? नहीं। इसका मतलब लेजिस्लेचर अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है। आप समझ रहे हो इस चैप्टर पे हम लोग सवाल किससे उठा रहे हैं? हाँ, ये चैप्टर ही अलग है। यहाँ हम लोग सवाल ही सरकार पे उठा रहे हैं, सवाल ही पार्लियामेंट पे उठा रहे हैं, लेजिस्लेचर पे उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं लेजिस्लेचर इज अनेबल टू कम अप विद द रिक्वायर्ड लॉ। हमारे देश में उल्टा होता है, आपको पता है? हमारे देश में पहले क्राइम होता है फिर उसका लॉ बनता है। यस और नो? आप कितने भी देख लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ठीक है, इवन सब कुछ छोड़ो, सेबी एक्ट तब बना जब हर्षद मेहता का केस हुआ। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मतलब हमारी से क्या है, हर्षद मेहता केस तो सबको पता ही होगा नहीं पता हो तो सीरीज देख लेना, है ना, स्कैम वाली। तो बेसिकली नहीं देखी? देखी, सबने देखी है ना? अरे काम की चीजें तुमने देखते ही नहीं है जब मॉड्यूल 2 पढ़ना तब देखते, ठीक है। ओके, तो हमारे देश में क्या होता है, जब कुछ गलत होता है उसके बाद उसको रोकने के लिए लॉ बनता है। एक लॉ बना है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, जिन्होंने मॉड्यूल 2 पढ़ा है वो उसको रिलेट कर सकते हैं। बेनामी क्या होता है समझे? अपनी 2 नंबर की कमाई को छिपाने के लिए हमने अपने नाम पे प्रॉपर्टी ना लेके किसी और के नाम पे ले लिया। तो हमारी सरकार का नजरिया समझो, जब ऐसा लोग करते हैं, पहले देखो लोग दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगा के ऐसा फ्रॉड करते हैं, फिर सरकार कहती है अच्छा ये भी हो सकता है, लो इस पे लो बना दिया। वो कुछ भी देखो, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में, अब लोगों ने इनिशियली किया तो सरकार ने कहा अच्छा ये भी कर लोगे, लो एक्ट बना दिया। कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट में इतना फ्रॉड हुआ, हर्षद मेहता कितने सालों तक कितना जो भी उसके स्कैम थे जो भी चल रहे थे सब होते रहे, और उसके बाद सेबी इनकॉर्पोरेट हुआ। तो हमारे देश में होता क्या है, पहले क्राइम होता है और फिर लॉ बनता है। और आज की डेट में आपको ये पता भी नहीं आगे कौन से लॉ बनने वाले। जैसे जैसे क्राइम होंगे वैसे वैसे लॉ बन जाएगा। हो सकता है आगे जाके सीएस में चीटिंग करने वालों को क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाए। हाँ, जब जब सरकार को ऐसा लगेगा कि अच्छा ये तो चीटिंग हो रही है, ठीक है, तो चीटिंग होने पे उसको लॉ डिक्लेयर कर देंगे। तो पहले गलत होता है फिर उसके बाद लॉ बनता है। इसी से समझ में आ रहा है कि लेजिस्लेचर परफेक्ट नहीं है। होना तो ये चाहिए ना कि लॉ बनने चाहिए थे ताकि क्राइम ना हो, लेकिन उल्टा गेम चलता है। तो लेजिस्लेचर इज नॉट अप्रोप्रिएट, ना ही उसके लॉ की क्वालिटी अच्छी है और ना ही क्वांटिटी अच्छी है, बिकॉज ऑफ limitations of time, technical nature and rigidity of their enactment. The traditional administration of justice through judiciary is technical, expensive and dilatory। कह रहे जुडिशरी भी हमारा कोई बहुत ऐसा नहीं है, कह रहे टेक्निकल है, एक्सपेंसिव है। आज के डेट पे ये बताओ लोगों के साथ गलत कितना होता है और उसमें से कितने लोग केस करते हैं? समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम लोगों को लगता है अरे यार केस नॉर्मल एक फिनोमिना हमारे देश में पता है क्या है, हम लोग को ये लगता है भैया कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहो वही अच्छा है ना, 10-20 हजार 1 लाख चले जाएंगे जाने तो कोर्ट कचहरी की चक्कर नहीं लगाना। जबकि एंड द सेम गोज फॉर पुलिस एज वेल, है ना, पुलिस पुलिस की चक्कर। इवन हम लोग का फोन खो जाता है तो रूल ये कहता है अगर आपका कुछ भी खोया है तो आप FIR लिखवाइए। कितनी बार हम लोग के फोन खोते हैं हम लोग को लिखवाते हैं भैया पुलिस पुलिस से दूर ही रहो। जबकि एक्चुअली आप समझो पर्पस क्या है, उनको बनाया गया है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, जजेस को बनाया गया है हमारी प्रोटेक्शन के लिए।
लेकिन आज सिस्टम ऐसा हो गया, इतने एक्सपेंसिव है, इतने टेक्निकल है कि पीपल चूज टू स्टे आउट ऑफ इट, कि भैया दूर रहो, अच्छा है, कोई बात नहीं, दोबारा कमा लेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसी, ठीक है। The states have empowered their executives to fill in the gaps of legislature and judiciary. This has led to an all-pervasive presence of administration in the life of modern citizens. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, द एम्बिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वाइड। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखो क्या क्या करता है, इट मेक्स पॉलिसी, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, इट एग्जीक्यूट, एडमिनिस्टर्स एंड एडजुडिकेट द लॉ। ये लाइन बताओ क्या मतलब है, एडजुडिकेट द लॉ, किसका एडजुडिकेशन हो रहा है, लॉ का। नॉर्मली हम लोग देखते हैं एडजुडिकेशन लोगों का होता है, हर एक्ट में एक एडजुडिकेटरी अथॉरिटी होती है जो कि ये देखती है कि भाई सही हो रहा है गलत हो रहा है, केस होना बेसिकली। यहाँ केस किस पे हो रहा है, लॉ पे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लॉ सही बना है कि नहीं, लॉ में कुछ गलत तो नहीं है। तो एडजुडिकेशन ऑफ लॉ इज व्हाट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, and it exercises legislative power and issues rules, bylaws and orders of a general nature. अब मतलब समझ में आ गया क्या है, एक और लाइन देख लो तो शायद और समझ आ जाए। द गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, the goal of administrative law is to ensure that individual is not at receiving end of state administration. बताओ इसका मतलब क्या हुआ, the goal of administrative law is to ensure that individual is not at the receiving end. बताओ क्या मतलब है। ओके, और सोचो, हाँ और सोचो, द गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल इज नॉट एट रिसीविंग एंड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। रिसीविंग एंड मतलब क्या हुआ, हाँ बताओ, रिसीविंग एंड मतलब क्या हुआ। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप यहाँ आते हैं, मान लीजिए आज से कुछ नियम हम चेंज करें और आज से रोज आपकी 12-12 घंटे की क्लासेस होने लग जाए, रोज आपके टेस्ट हो, ठीक है, टेस्ट में आपको बहुत खराब खराब नंबर दिए जाए और आप कुछ ना कर पाए, अगर वैसे ऐसा आपके साथ होगा तो आप क्या करेंगे। 12-13 घंटे क्लास हो रही है, संडे कोई छुट्टी नहीं, रोज टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, विदाउट ब्रेक क्लासेस चल रही हैं, तो आप क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, और छुट्टी करना अलाउड नहीं है, अब क्या करेंगे, हाँ नहीं छुट्टी करना ऑनलाइन अलाउड नहीं है, तो ऑनलाइन एक्सेस बंद, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे ना, हाँ एग्जैक्टली आवाज उठाएंगे। आवाज उठाने का मतलब आप अपने पेरेंट्स को बुला के लाएंगे, है ना, ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। हो सकता है बहुत ज्यादा आपके ऊपर वो हो जाए, क्या फोर्स एक्सर्ट कर दी जाए तो केस कर दे हमारे खिलाफ कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। हाँ और क्या, हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट इन्होंने ही पढ़ाया और खुद ही कर रही है ना। ये क्या हुआ, आपके पास अधिकार है ऑब्जेक्शन रेज करने का, ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं आपके पास कोई अधिकार नहीं है, तो यू आर एट रिसीविंग एंड, आपको चुपचाप वो सहना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अनफेयर चीजें आपके ऊपर इम्पोज करेंगे, यू आर नॉट एट रिसीविंग एंड, यू नो यू हैव मेनी राइट्स, आपके पास बड़े सारे अधिकार हैं कि भाई हम हमारे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। आज आप यहाँ आ गए, हमने कहा अब आपके लिए ये गेट बंद हो गया, अब ये गेट खुलेगा सीधे दिसंबर में, क्या करोगे बताओ। लीगली क्या करोगे, क्या बोलोगे, किस चीज, क्या क्या प्रोविजन लगाओगे, फंडामेंटल राइट फ्रीडम, ठीक है, इसका मतलब आपको देखा, हम सबसे पहला आंसर आया, हम गेट तोड़ देंगे, इसका मतलब यू आर नॉट एट रिसीविंग एंड। ऐसा ना हम समझें कि हम जो चाहेंगे आपके साथ कर ले जाए, ठीक है, आप एकदम तैयार हैं कुछ करके तो देखो, जो 3-4 घंटे पढ़ने आते चुपचाप पढ़ाओ जाओ, इसके अलावा तुम करके देखो, क्योंकि आज लोगों को पता है हमारे पास ये राइट, ठीक है, आपने पूरा पेपर करके दिया, इंस्टीट्यूट ने आपको बिना कुछ आंसर शीट दिए, बिना कुछ बोले कह दिया फेल हो गए, चुपचाप सह लेंगे, क्या करेंगे, आरटीआई से कॉपी निकलवाएंगे, आप कहेंगे देखिए जरा क्या बात हो गई, जीरो कैसे आ गए। दिस मीन्स पीपल आर नॉट एट रिसीविंग एंड, एंड पीपल आर नॉट एट रिसीविंग एंड बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्योंकि उनको पता है हम कुछ भी हम चेकिंग, इंस्टीट्यूट तक पे हम सवाल उठा सकते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट आप पे सवाल नहीं उठा रहा, आप इंस्टीट्यूट पे सवाल उठा रहे हो, आरटीआई से कॉपी निकलवाने का मतलब क्या होता है, हम तुम्हारी चेकिंग पे शक कर रहे हैं। आप सोच के देखो ना, कॉपी रीचेकिंग कराने का मतलब क्या है, हम इंस्टीट्यूट की काबिलियत पे शक कर रहे हैं, मेरी लाइन सोच के देखो,
हम किसकी काबिलियत पे शक कर रहे हैं? उनकी भी होगी कि तुमने जो मेरा पेपर चेक किया गलत चेक किया है। दैट इज व्हाट इज वेरिफिकेशन, दैट इज व्हाट इज स्क्रूटनी। हम कर सकते हैं अगर ये अधिकार ना होते तो इसका मतलब वी वर एट रिसीविंग, लेकिन आज ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब देखो लाइन कह रहे हैं, द गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल इज नॉट एट रिसीविंग एंड and in cases where individual is aggrieved by any action of administration, अगर इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव के किसी एक्शन के अगेंस्ट अग्रीव होता है, he or she can get it redress। रिड्रेसल के लिए कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट, जुडिशरी है। ठीक है, अब समझ आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे। There are many areas of law where economic stakes of the public are involved. In these areas, offenders find new ways of non-compliance to gain unjust enrichment. Therefore, it is very difficult for Parliament to provide a comprehensive law covering all the aspects due to paucity of time. So, the Parliament delegates the power to legislate to the executive branch of the government. कह रहे लॉ मेकिंग अथॉरिटी सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो पावर्स को डेलीगेट कर देती है। जैसे हर लॉ में हम लोग देखते हैं इसमें लिखा होता है कि ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जा रही है कि आप ऑफिसर्स अपॉइंट करें। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जा रही है ऑफिसर अपॉइंट करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जा रही है चेक करने की। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसने दी है? लॉ ने। दिस इज व्हाट इज डेलीगेशन। जो आप डेलीगेटेड अथॉरिटी पढ़ रहे थे, दिस इज व्हाट इज डेलीगेशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करना इज व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव। क्योंकि पार्लियामेंट सारा काम खुद नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ में सब कुछ नहीं लिखा हो सकता। इसलिए बेसिकली जैसे हम लोग कैपिटल मार्केट में बात करते हैं कि सेबी को अपॉइंट किया गया ये देखने के लिए कि कुछ सही हो, मतलब कुछ गलत ना हो, इसके लिए बहुत सारे एक्ट बना दिए गए। लेकिन फिर भी रोज ऐसी नई नई इश्यूज आती हैं जो किसी लॉ में कवर्ड नहीं है, उनके खिलाफ सेबी एक्शन लेता है कि नहीं लेता है? यस, क्योंकि सेबी को ये पावर क्या करी गई है? डेलीगेट। अब सेबी उस पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, इसको चेक करना क्या कहलाया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखिए, तो द पार्लियामेंट डेलीगेट्स द पावर टू लेजिस्लेट टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ये आपने देखा होगा कंपनीज एक्ट के भी रूल्स हैं, देखा है ना? पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स अंडर कंपनीज एक्ट, power of Securities and Exchange Board of India to make regulation under SEBI Act may be seen as good examples of delegated legislation, that is administrative law. What is the difference between act and rules? Companies Act आप पढ़ रहे हो, act क्या है और rules क्या है? रूल्स वो है जो एक्ट नहीं है, ठीक है, और रूल्स में ऐसी चीजें लिखी होती हैं जिनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक्ट में लिख दिया दिस रिटर्न शुड बी फाइल्ड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। अब वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम क्या होगा, ये मे भी रूल्स में लिखा है। या द फॉर्म शुड बी फाइल्ड इन द स्पेसिफाइड फॉर्म नंबर एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, ऐसे लिखा होता है ना, एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। अब उसका फॉर्म नंबर क्या है वो वहां लिखा होगा रूल्स में, और रूल्स किसने बनाए हैं? गवर्नमेंट ने। इसका मतलब लॉ ने रूल्स बना के पावर अपनी डेलीगेट कर दी। अब ये डेलीगेटेड पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, इसको चेक करना है व्हाट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आई होप नाउ द मीनिंग इज वेरी क्लियर, ठीक है। चलो अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। लॉ को एडमिनिस्टर किया जा सकता है, ये कहाँ कहाँ दिया हुआ है? इसके 4 प्रिंसिपल सोर्सेज हैं, मतलब ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जहां हम लोग देख सकते हैं, ये 4 एग्जाम्पल है जहां हम लोग देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज प्रेजेंट इन आवर कंट्री। सबसे पहला सोर्स देखो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें ये जो एग्जाम्पल बगल बगल में दिए ना, ये पढ़ लो, इसको इजी हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्राइमरी सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 318 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पावर्स द प्रेसिडेंट। यूपीएससी सुना है आपने? ये जो IAS वाले एग्जाम्स होते हैं ना, ये यूपीएससी के अंडर में आते हैं। तो ये कह रहे हैं इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द गवर्नर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू मेक रेगुलेशन with respect to number of members or staff of commission and their condition of service। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मेंबर्स कितने होंगे, ठीक है, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कितने ऑफिसर्स होंगे, ये सब रूल्स बनाने की पावर किसको दे दी गई है? प्रेसिडेंट को। लेकिन प्रेसिडेंट को ये पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो समझो कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम बॉडी हो गई, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर डेलीगेट करी, किसको डेलीगेट कर दी? प्रेसिडेंट या गवर्नर।
यहां से समझ में आता है। अब प्रेसिडेंट उस पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। प्रेसिडेंट ने रूल बना दिया कि सरकारी नौकरियों के जो भी पोस्ट होंगे वो सब के सब प्रेसिडेंट के रिलेटिव होने चाहिए। बताओ, जस्टिफाइड? द फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब इज यू शुड बी अ रिलेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये उन्होंने सबसे पहला रूल बना दिया। अगर ये रूल उन्होंने बनाया तो बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं उन्होंने अपने डेलीगेशन का गलत इस्तेमाल किया? यस। और उनकी इस डेलीगेशन के गलत इस्तेमाल पे हम चेक रख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू। कहां जाके? जुडिशरी में जाके। अब ऑर्गन समझ में आया, तीनों ऑर्गन का रिलेशन समझ में आया कि ये एग्जीक्यूशन गलत ना हो रहा हो, ये डेलीगेशन गलत ना हो रहा हो, ये चेक किया जाए। और इसका सबसे पहला सोर्स कहाँ दिखाई देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड, कह रहे हैं बहुत सारे एक्ट और स्टैट्यूट में लिखा ही हुआ है, जैसे अभी हमने आपको बताया कंपनीज एक्ट में साफ साफ लिखा है इन इन चीजों को करने की पावर आर एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स एंड रूल्स आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि कंपनीज एक्ट ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। Act passed by the central and state government for maintenance of peace and order, tax collection, economic and social growth, empower the administrative organ। जैसे इनकम टैक्स एक्ट कहता है टैक्स कलेक्ट करने की पावर होगी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। अब बताओ, इनकम टैक्स ऑफिसर को ये डेलीगेशन कर दिया गया कि नहीं? टैक्स कलेक्ट करना इज अ लीगल थिंग, लॉ में लिखा है, लेकिन वो टैक्स कलेक्ट करने की पावर किसके पास है? इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास। ये डेलीगेशन हो गया। तो जैसा अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, इनकम टैक्स ऑफिसर आपके पास टैक्स मांगने गया, आपने टैक्स नहीं दिया तो उसने बंदूक निकाली और मार डाला। ये कर सकता है वो? नहीं। उसने अपने डेलीगेशन का गलत इस्तेमाल किया जिसके ऊपर हम चेक क्रिएट कर सकते। ओके। तो एग्जांपल उन्होंने दिया, हैव यू हर्ड अबाउट दिस एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड? सुना है? ये कैसा है? ये क्या है? इसमें क्या है? अगर बैंकरप्ट हो जाए तो? हाँ, पहले क्या होता था? देखो, तीन लोगों की, मतलब एक सेकंड में डिस्कस कर ले रहे, बाकी तो आप पढ़ेंगे डिटेल में। एक इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी होती है, पार्टनरशिप फर्म्स की होती है और कंपनीज की होती है। ठीक है। पहले क्या होता था, इन सबकी इंसॉल्वेंसी के प्रोसीजर्स अलग अलग होते थे। अगर कभी आपने बीकॉम पढ़ा हो, शायद पढ़ भी रहे हो, तो बीकॉम में एक चीज पढ़ी जाती थी, प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड प्रोविंशियल टाउन्स के अंदर इंसॉल्वेंसी। ऐसा किसी ने सुना है? नहीं सुना। एनीवे, इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी होती थी उनके स्टेट के हिसाब से कि वो कौन से स्टेट पे लगते हैं, उनके ऊपर वो एक्ट लगता था। पार्टनरशिप की इंसॉल्वेंसी होती थी पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, और कंपनी की इंसॉल्वेंसी होती थी कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ये जो अलग अलग चीजें थी, उन्होंने कहा जो लॉ मेकर थे उन्होंने कहा सबकी इंसॉल्वेंसी के लिए एक लॉ बनना चाहिए, और वो एक लॉ बना दिया उन्होंने। कौन सा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एक्ट एंड अ कोड? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है? व्हाट इज द डिफरेंस? नाम हजार बार सुना होगा। कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एक्ट। कई सारे एक्ट या कई सारी चीजों को जब मिला लिया जाता है तो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड कोड होता है। आज से कुछ साल पहले डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला था, आया नहीं आज तक। जैसे जीएसटी आया है, वैसे ही डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला था, उसमें भी कई सारी चीजों को कंबाइन करके एक बनाया गया। तो इंसॉल्वेंसी में क्या है, इन्होंने अलग अलग पार्ट दे दिए और सबकी इंसॉल्वेंसी के लिए कुल मिला के एक प्रोविजन बना दिया, एक कोड बना दिया, जिसको क्या कहा जाता है? आईबीसी। कंपनी सेक्रेटरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आईबीसी है। और आपको जान के खुशी होगी कि प्रोफेशनल में आपके 150 नंबर इसके हैं। 150 इसलिए कि एक ऑप्शनल है, मतलब उसी ग्रुप में एक पेपर है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी, वो 50-50 मार्क्स का है। तो 50 मार्क्स की कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है और 50 नंबर का इंसॉल्वेंसी है। और उसी ग्रुप में एक ऑप्शनल पेपर है आईबीसी, पूरा 100 नंबर का। तो बट ऑब्वियस ऑप्शनल में ऑफ आईबीसी ही चूज करते हैं ज्यादातर बच्चे। क्यों करते? समझ आ गया ना? भाई वही चीज पढ़ रहे हैं और नंबर 2 सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से कम 150 नंबर का कवरेज होता है अकेले आईबीसी का। एंड एज अ कंपनी सेक्रेटरी अगर आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी फील्ड है सीएस के लिए। जब से आईबीसी आया है तब से सीएस का स्कोप बहुत बढ़ गया। आईबीसी हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, आईपीआर, ये 2-3 फील्ड ऐसी हैं जिसमें बहुत अच्छा करियर है कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन वो सब तब होगा जब एग्जीक्यूटिव पास हो जाएंगे ना। पहले शॉर्ट टर्म बात करते हैं। ओके, तो सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सब कुछ बड़े, आपकी चेहरा ही एकदम बदल जाता है। वो पास हो गए, प्रोफेशनल हो गया, अब बस जॉब बची है। ओके,
तो सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के कुछ चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाती हैं, हमारे एक्ट और स्टैट्यूट भी ये बात बोलते हैं। देखो इसमें एग्जाम्पल ये था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशन अंडर आईबीसी, यानी आईबीसी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन बना रहा है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड। जैसे हम आपसे कहते हैं कैपिटल मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बना रहा है? सेबी। तो सेबी इज अ बोर्ड, सेबी को ये बात डेलीगेट की गई है। क्या इसका मतलब सेबी अपने मन से कुछ भी लॉ बना सकता है? और अगर सेबी ने ऐसा किया तो हम उसके ऊपर चेक क्रिएट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू। कहाँ कंप्लेन करके? जुडिशरी। ओके। थर्ड, ordinances, administrative directions, notices, circular. What are ordinances? टेम्पररी लॉ। जब लॉ नहीं बन पा रहा है तब गवर्नर या प्रेसिडेंट क्या बना देता है? टेम्पररी लॉ। यानी कई सारे टेम्पररी लॉ ऐसे होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि पावर्स जो है वो डेलीगेट कर दी गई है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेटेड द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई रेट्स ऑफ मिनिमम वेजेस फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। एंड फोर्थली आर जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन को हम लोग और क्या कह सकते हैं? प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट ना याद रखना, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट भी जो भी जुडिशियल डिसीजन है, कह रहे कई सारे ऐसे जुडिशियल डिसीजन, जैसे अभी हमने आपको श्रेया सिंगल का एग्जाम्पल दिया, कई सारे ऐसे जुडिशियल डिसीजन हुए जिसमें एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। बल्कि वो भी तो आप बता सकते हो, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में, उसमें भी तो यही हुआ था। कौन सा केस था उसमें? बीकाजी नारायण धकराज था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया तो बीकाजी नारायण धकराज को क्या केस कर दिया गया था? इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यही तो हुआ। आप समझो ना, कोई प्रोविजन आने से अगर एक्ट इनवैलिड डिक्लेयर हो रहा है, इसका मतलब ही यही है कि एक्ट पे भी चेक क्रिएट किया जा सकता है। तो ये चार फोर्सेस हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। कौन कौन से हो गए? पहला क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा स्टैट्यूट, थर्ड है ऑर्डिनेंसेस एंड फोर्थ है जुडिशियल डिसीजन। अब आ जाओ रूल ऑफ लॉ। ये बस एक दो लाइन इससे मार्क कर लो। ये रूल ऑफ लॉ एक्चुअली एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। रूल ऑफ लॉ वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एबी डाइसी। ही डिराइव्ड दिस टर्म फ्रॉम द फ्रेंच प्रिंसिपल, मार्क कर लो, ला प्रिंसिपले डे लेगलाइज, व्हिच मींस प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। इट स्टेट्स दैट, हाँ हाँ, इट स्टेट्स दैट, देखना लाइन समझना, रूल ऑफ लॉ, government should be governed by rule of law instead of rule of individual. Any dictator, monarch or one particular person should not govern the functioning of any nation. बताओ क्या मतलब हुआ इस लाइन का? हाँ, देश जो चले वो इंडिविजुअल के हिसाब से ना चले, सबके हिसाब से चले, सबको देखते हुए। रूल ऑफ लॉ का बेसिक मतलब हुआ वही कलरेबल लेजिस्लेशन वैकेंसी। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ लॉ वो बनाओ जो सबकी भलाई के लिए बनाया है। लॉ वो नहीं होना चाहिए जिससे आपका पर्सनल मोटिव पूरा हो। ठीक है, ये जो डाइसी थे, इन्होंने ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, इन्होंने ये रूल ऑफ लॉ बनाया था। इसमें इनके मेजर प्रिंसिपल्स हैं, सिर्फ हेडिंग देख लो। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया? सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? लॉ को। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ की नजरों में सब इक्वल होने चाहिए। एंड थर्ड, फ्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ये लीगल स्पिरिट क्या, मैं आपको बताएं, हर केस का एक लीगल स्पिरिट होता है। आप बताइए इसको क्या कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। हर केस का एक बेसिस होता है जिस बेसिस पे उस केस का डिसीजन आता है, और वही बेसिस, वही लीगल स्पिरिट आगे के केसेस के लिए लॉ बन जाता है। हाँ, फेयर डिसाइसिस कह सकते हैं, या फिर एप्रोप्रिएटली रेशियो डिसिडेंडी। यही याद आया, रेशियो डिसिडेंडी तो था, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द चेंज। ठीक है, वही ये देखो, लीगल स्पिरिट रेफर्स टू जुडिशियल प्रेसिडेंट अपॉन एनी डिस्प्यूट रेज्ड बाय एन इंडिविजुअल। द जजमेंट गिवन इन एनी केस विल बी द लीगल स्पिरिट फॉर दैट, कि किस लीगल स्पिरिट को देखते हुए डिसीजन आया। It basically refers to the law as set by precedents that have evolved over time. ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट याद है थोड़े बहुत। जैसे इफ आई डिस्कस, मतलब अब हम अगले 2-3 मिनट आपकी तारीफ करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें? हाँ, कुछ हो गया अच्छा ना। हाँ करो, चलो। ये बहुत अच्छी चीज है बिकॉज ज्यूरिस स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके टॉपिक्स लगभग ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, मिक्सिंग है। कई बार यही नहीं समझ में आता कौन से चैप्टर का क्या है। बट जब आप इस जर्नी में होते हैं ना कि हम सब पढ़ रहे हैं, देखिए अभी आपके साथ क्या है,
टीचर आता है अपना सब्जेक्ट पढ़ा के जाता है, बट वो सब आप पढ़ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, जैसे हम आ रहे हैं, हम सिर्फ जेआईबीएल पढ़ा रहे हैं, सर सिर्फ सीएमए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सर सिर्फ कम्युनिटी पढ़ा रहे हैं, बट आप सब पढ़ रहे हो सारी चीज। तो इस और सबसे बड़ी बात, हम पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हो। डिफरेंस समझ में आ रहे हो हमारे में और आपके में? जैसे अगर हम कहें हमें तो याद है कि स्टेट डिसाइजर क्या था, तो टीचर को तो याद ही होगा क्योंकि वो इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट आप जब इतनी सारी चीजें पढ़ते हो तो और वो सब दिमाग में रहती है, और इस टाइम पे आपको एग्जैक्ट लाइन नहीं याद होगी। अगर अभी हम आपसे कहें कि आप स्टेट डिसाइजर का आंसर लिखो तो आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन अभी अगर हमने डिस्कस किया और आपको याद आ गया, हाँ हाँ ये तो स्टेट डिसाइजर था, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इसका मतलब सही चल रहे हो। लेकिन अभी अगर हम कुछ डिस्कस करें और आप कहें ये भी हुआ था, तो फिर डरने की बात, ये आप खुद का एनालिसिस करें। तो कई बार इसीलिए आई ट्राई कि हम जिस भी चैप्टर में होते हैं, हम कूद कूद के जरूर जाते हैं। कभी आईटी उठा लो, कभी आरटीआई उठा लो, कुछ भी बेसिक हम रैंडमली बोल दे पीआईओ कौन था, हाँ कौन से एक्ट में था, आरटीआई में था, काम क्या था, इंफॉर्मेशन देना हर डिपार्टमेंट में था, इतना याद है, इसका मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हम ये नहीं कह रहे इतना याद है तो पास हो जाओगे, तो कह रहे बस ये करना था बट इतना याद है, याद किए बिना, याद किए बिना मतलब घर से रिवाइज करके थोड़ी अयोध्या आई, लेकिन यू हैव इन योर माइंड, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिवली चीजों को लो। अगर आप इतने कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान आ रहे हैं जीरो से, इवन आई एम सो हैप्पी कि आपको केस लॉ तक याद आ जाते हैं कई बार, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि याद लिखने के लिए याद तब होगा जब एकदम वो याद करके जाओगे, है ना, वो याद कराओ फिर जाके लिखा गूगल ऐसा पेपर में वो। बट अभी आपको कॉन्सेप्ट याद है, आपको ये याद है हाँ कि इस चैप्टर में क्या हुआ था। हम रैंडमली कुछ भी उठा ले, लॉ ऑफ लिमिटेशन में हमने आपसे पूछ लिया, इट बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सक्यूज द राइट, हाँ केस भी याद है, कॉन्सेप्ट भी याद है आपको, है ना, क्या मतलब होता था इसका हाँ, आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटलमेंट हो रहा तो दिस इज परफेक्टली वेरी नाइस। अगर आपको इतना याद है, इसका मतलब यू आर गोइंग एब्सोल्युटली इन द राइट ट्रैक। आई एम नॉट सेइंग कि आप आंसर लिख लोगे, आंसर लिखने में डर लगेगा, क्योंकि हम ऑब्वियसली प्रिपेयर करके नहीं आए हैं, हम सब प्रिपेयर करके आएंगे, हम आंसर लिख लेंगे, बट आई नो द टॉपिक, ठीक है। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह चलिए तो आप निश्चित पास हो जाएंगे। आई नो अभी डर लग रहा होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे, है ना, डर लगता है, 25 के आसपास लगता है डर, फिर धीरे धीरे डर नॉर्मल हो जाता है। बट अगर बैकवर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से चलो तो वेरी लेस टाइम नाउ लेफ्ट, कितना टाइम बचा है वैसे 3 मंथ, दिसंबर तो जोड़ा ही नहीं। फेस्टिवल में क्यों निकलेगा, आपको क्या करना है फेस्टिवल में, दिवाली में तुम्हें क्या करना है? अरे दिवाली में आपको कोई काम ही नहीं है, राम जी को जो करना उन्होंने कर दिया, रावण को जो करना उनका हो गया, उनका पर्सनल मैटर, वाई आर यू इंटरफेयरिंग, उन्होंने मारा वो मर गया, काम करता है। ऐसे एक बच्चे के चेहरे में दशहरा है, और क्या करोगे दशहरे में, बच्चे बड़ा, वो रोज रोज मतलब हर साल मरता है, वैसे ही मरता है, वैसे ही खड़ा रहता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। फेस्टिवल में आपको कह रहे फेस्टिवल, फेस्टिवल क्या करना है, कुछ नहीं करना, जिस दिन फेस्टिवल हो और ज्यादा पढ़ाई करो, अपने आप को कमरे में बंद कर लो, फिर बच्चा आ रहा है कि वो भी सेकंड घड़ी पढ़ाई कर रहा है हाँ हाँ, इसका ये भी नेगेटिव है, पढ़ाई नहीं करता था, अंदर मोबाइल चलता होगा, ठीक है। सो हाँ एब्सोल्युटली दिस इज द थिंग, सबसे ज्यादा कलाकार वही होते हैं, घर माँ बाप उतने ताने नहीं देते हैं जितने, हाँ हमारे हमारे पास कई बच्चे आते हैं, वो कहते हैं, वो छोटी बहन कहती है तुम तो छोटी तो ठीक है, तुमसे नहीं होगा, हाँ तो छोटे ज्यादा ज्यादा शैतान है। हाँ ये देखो अच्छा, मतलब वो कहते हैं हमें ना बोलो पढ़ने का, अरे बाप रे। तो बेसिकली आई वाज सेइंग कि फेस्टिवल से छोड़ो, तो टेक्निकली यू हैव 3 मंथ्स इन हैंड, अगर सितंबर जोड़ ले, सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर तो छोड़ दो, वैसे तो नवंबर भी नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, बस करो कर लो, ठीक है। सितंबर अक्टूबर नवंबर मीन्स 3 मंथ्स, 3 मंथ्स मतलब हाउ मेनी डेज, 90 days, ठीक है हाउ मेनी सब्जेक्ट यू हैव, 4, पर सब्जेक्ट हाउ मेनी डेज, कैलकुलेटर निकाल लो, कोई बात नहीं, हमें पता है थोड़ा ये एरिया मजबूत नहीं है, हाँ 22 अप्रोक्सीमेटली, 90 डिवाइड बाई 4 करना था बस, अप्रोक्सीमेटली 22, ठीक है, ओके। 22 जेआईबीएल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी चैप्टर्स इन जेआईबीएल, 18, पक्का 18,
ओके, so 22 divided by 18, one chapter के लिए how many days you have left? एग्जैक्टली बताओ, निकाल लो, इतना भी आलस क्या, बैठ में हाथ भी तो डालना है भाई। हमको एग्जैक्टली बताओ, 22 दिन है आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए, और जेआईजीएल में 18 चैप्टर्स हैं, तो एक चैप्टर के लिए हाउ मेनी डेज? 1.2, 1.2, 1.2 का मतलब 1.5 दिन भी नहीं मानो, ठीक है, चलो हम 1.5 दिन छोड़ो, 2 मान ले रहे हैं आप। यानी एक चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 2 दिन है, जिसमें फुल चैप्टर फ्रॉम मॉड्यूल, फुल स्कैनर, क्योंकि ये हमने पूरा जोड़ा है एंड तक, ठीक है, 2 दिन में फुल 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 स्कैनर, फुल मॉड्यूल, एंड कम से कम 3 बार, क्योंकि एक बार में तो भूल जाओगे, ठीक है, 3 बार एक चैप्टर करने के लिए आपके पास 1.2 डेज है एग्जैक्टली, एंड अप्रोक्सीमेटली 2 डेज, दैट्स इट। समझ से आया? और आप आज के दिन ऐसे कुछ दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं ना, आज तो चलो पढ़ाई नहीं, आज तो घर में मेहमान आ गए, ये हो गया, जैसे ही आपने एक दिन वेस्ट किया, अब आपके पास एक चैप्टर के लिए एक दिन बचा, बस। दिस इज द रिवर्स कैलकुलेशन। ऐसे हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कैलकुलेट करके बताया कि आपके पास सितंबर में बस होने ही वाली है मिनी सीरीज बता रहे मिनी सीरीज क्या होता है, जैसे स्कूल में हाफ ईयरली होते थे, याद है आपको? वी गो बाय द पैटर्न ऑफ स्कूल ओनली। पहला हमारा जो सिस्टम रहता है वो रहता है चैप्टर वाइज टेस्ट का, जो आपके चल रहा है। फिर उसके बाद जब लगभग 40-50% सिलेबस हो जाता है, तब हम लोग मिनी सीरीज कराते हैं, जिसमें आपका 50% सिलेबस आता है 50 मार्क्स का, 1.5 घंटे, ठीक है, ताकि ये सेकंड रिवीजन होता है। एक रिवीजन आपका हो गया जब आपने चैप्टर वाइज, अगर आप हमारे हिसाब से चल रहे हैं, हमारा हाथ पकड़े हुए, तो आपका सब साथ साथ होगा, वरना आपका तो शायद 50 रिवीजन नहीं हुआ होगा। तो पहला रिवीजन आपका तब हुआ होगा जब आपने टेस्ट के लिए पढ़ा। दूसरा रिवीजन जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है मिनी सीरीज की, जो अभी ऑलमोस्ट स्टार्ट अराउंड आई थिंक 9-10 से वी विल स्टार्ट, ठीक है, एक दो दिन में शेड्यूल आ जाएगा आपके पास, उसमें जितना अभी तक हुआ है वो सारे चैप्टर्स कवर होंगे। अब ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया या मिस हो गया, ठीक है, या फिर लेट ज्वाइन किया, या किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है अपने लेक्चर्स कंप्लीट करके यहाँ तक की टेस्ट देनी। इसके बाद नवंबर में मोस्ट प्रॉब्ली 5th या 10th नवंबर तक विल बी एंडिंग विद द सिलेबस, ठीक है, उसके 10th नवंबर के बाद आपको 10-15 दिन जो घर पे पढ़ना है पढ़िए, और फिर दिसंबर की फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, डिपेंडिंग अपॉन कोर्स कब खत्म हो रहा है, आपकी फुल मॉक पेपर्स होंगे 100 मार्क्स के। हमारी तरफ से ये 3 रिविजन होते हैं, इनके अलावा आपके जो 3 रिविजन होंगे वो अलग, ठीक है जब आप इतना कर लेंगे, तब हमारे हिसाब से आप एलिजिबल होंगे। अच्छा, बाय द वे, वो हो गया, एग्जाम फॉर्म भर गया सबका? प्री एग्जाम कर लिया? मॉड्यूल 2 वाले बच्चों ने, पता है आपको, प्री एग्जाम करके एग्जाम फॉर्म भर दिया। प्री एग्जाम कब कब होगा, कब करोगे? व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर एग्जाम फॉर्म? कर लिया, तुम्हारा हो गया, फॉर्म भर दो, कंप्लीट करो। ओटीओपी हो गई सबकी, ठीक है, उसमें आपको कुछ करना नहीं था तो हो गई, है ना प्री एग्जाम किसका किसका नहीं हुआ है? प्री एग्जाम, अच्छा वो देखना, अच्छा बाकी सबका हो गया, हम लोग बचे। प्री एग्जाम जो बेटा पहले दे चुके हैं उनके एक ही बार देना होता है प्री एग्जाम फटाफट कंप्लीट करिए, ठीक है, जब आप प्री एग्जाम कर लेंगे तो उसका वहीं से सर्टिफिकेट जनरेट होगा। जब तक प्री एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो पहले तो प्री एग्जाम लॉगिन करने में ही 2-3 दिन का समय लगेगा, उसका लॉगिन ही बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो आज से ट्राई करना शुरू करिए। जितने चैप्टर्स आपके हो गए उसके बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो बस, ठीक है, वो आपको करना होगा, इजीली हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। और जैसे आज आप नहीं कर पाए तो कल फिर खुल जाए। वो कहने को 99 अटेम्प्ट है, बट उसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट ही मान लो, क्योंकि एक्सपेक्टिंग 99 बार में तो पास ही हो जाओगे, मतलब समझ गए, 99 अटेम्प्ट है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो इंस्टीट्यूट ने कहा बस पास ही कर दो। एक्चुअली पता है पहले क्या होता था, पहले इसकी ना आंसर शीट करके इंस्टीट्यूट भेजनी होती थी इसको। पहले क्या होता था, हम आपको बता रहे हैं, रिस्पॉन्स शीट नाम होता था, आपके बुक के पीछे आपने देखा क्वेश्चन पेपर लगे हुए हैं। तो इनिशियली बहुत साल पहले क्या होता, बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं, तब क्या होता था कि आपको ये पेपर सॉल्व करके आंसर शीट में इंस्टीट्यूट भेजना होता था, रिस्पॉन्स शीट, हाँ, फिर वहां से वो इवेल्युएट होती थी, और इंस्टीट्यूट ये देखता था कि आप मेन एग्जाम देने के काबिल हो कि नहीं हो, ठीक है, फिर
उसमें अटेम्प्ट नहीं होता था। उसमें क्या होने लगा ना, जब घर से करके भेजनी होती तो बच्चे कैसे करेंगे घर से, बुक से, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे बुक से टीप टीप के भेजने लग गए। फिर इंस्टीट्यूट ने चेक करना बंद कर दिया, मतलब बच्चे रिस्पॉन्स शीट भेजते थे, उसके रिजल्ट नहीं आता था, एग्जाम फॉर्म का एडमिट कार्ड आ जाता था, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट को समझ में आया ये भी क्यों ही करना फिर, तो धीरे धीरे वो सिस्टम उन्होंने, फिर बच्चों ने भेजनी बंद कर दी, तब भी एडमिट कार्ड आ जाता था। तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि अब अपनी इज्जत बनाए रखो और सिस्टम ही खत्म करो। अब उसका न्यू वर्जन आ गया है, ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा चेक वेक करने का झंझट छोड़ो, सॉफ्टवेयर बना दो। तो एमसीक्यू दैट इज जस्ट फॉर एलिजिबिलिटी, कि अगर आप ये कर लोगे तब आप करने के एलिजिबल हो। बट क्योंकि रिमोट प्रॉक्टर्ड नहीं है, तो वो भी कैसे करते हैं बच्चे, ये सबको पता है, समझ में आए कैसे करते हैं। लेकिन आप ऑनेस्टली करेंगे ना, इस पे कोई जवाब नहीं आया, आप ऑनेस्टली करेंगे ना। हाँ चलो, कुछ नहीं, गूगल पूछ जाए। चलिए, कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, पता है, कुछ बच्चे कोचिंग में एडमिशन लेने आते हैं, वो कहते हैं, उनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन, वो कहते हैं ये बताइए प्री एग्जाम आप लोग कैसे करवाते हैं। हम क्या कराते हैं, वो तो आप करेंगे। नहीं, आप लोग कैसे करते, मतलब उनका मतलब था कि कोचिंग वाले प्री एग्जाम करवाए, समझ गए कैसे करवाए, बगल में बच्चे को बिठा के आप करिए। हमने कहा ये सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, अपनी कैपेबिलिटी पे करो भाई। चलो एनीवेज तो रूल ऑफ लॉ ये था। अब आ जाओ सीधे यहाँ पे, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क करिए, यही आता है मेन एग्जाम में। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, पहले तो हमें इन दो शब्दों का मतलब बताओ। डिस्क्रिशन मतलब मर्जी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मतलब, हाँ, एड चेक करने की मर्जी नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन करने की मर्जी, चेक तो हम करेंगे अब। मतलब जब लॉ मेकर्स ने, लेजिस्लेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दी, तो कहीं वो इस पावर में अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं वो अपनी मर्जी से कोई भी रूल बना रहे हैं, अपनी मर्जी से लॉ बना रहे हैं, और उनकी इस डिस्क्रिशन पे हम लोग क्या करेंगे, चेक रखेंगे, और इस चेक रखने को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोल, ठीक है। इट मीन्स द फ्रीडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी to choose from amongst various alternatives, but with reference to rules of reason and justice. देखो अगली लाइन में क्या लिखा है, द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, मतलब एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब, आर्बिट्ररी मतलब कुछ भी, अपनी मर्जी से कुछ भी। कह रहे आपको डिस्क्रिशन दी गई है, इसका मतलब ये नहीं आप अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। जैसे वो इनकम टैक्स ऑफिसर, रिकवरी नहीं हो रही है तो मार ही डाला, अरे ये थोड़ी कर देंगे। वेग एंड फैंसीफुल, लेकिन कैसा डिस्क्रिशन होना चाहिए, लीगल एंड रेगुलर। द गवर्नमेंट के नॉट फंक्शन विदाउट द एक्सरसाइज ऑफ सम डिस्क्रिशन। बेस्ट एग्जाम्पल समझिए, जैसे क्लास टीचर थी और क्लास टीचर ने आपको मॉनिटर बनाया, मॉनिटर बने अपने स्कूल क्लास में कभी, कौन कौन बना है मॉनिटर, हाँ उठाए लो, हम कौन सा चेक करने जा रहे हैं, शक्लों से तो आपको बिल्कुल नहीं लग रहा। एनीवे, तो क्लास टीचर ने क्या किया, मॉनिटर को अपॉइंट किया, ठीक है। अब क्लास टीचर ने मॉनिटर को अपॉइंट करके पावर्स डेलीगेट करी, ठीक है। अब डेलीगेशन के साथ मॉनिटर को कुछ डिस्क्रिशन भी दिया है। जब टीचर चली जाती है तो मॉनिटर माइंड कर रहा है क्लास, अब उसके बाद डिस्क्रिशन है कि वो किसको मना कर रहा है, किसको नहीं मना कर रहा है। क्या वो सबका नाम बोर्ड पे लिखता था, किसका लिखता था किसका नहीं लिखता था, अपने दोस्तों का नहीं लिखता था, है ना। नाउ क्लास टीचर ने मॉनिटर को अपॉइंट किया कि तुम माइंड करो, कैसे माइंड करना है, किसको माइंड करना है, ये नहीं बताती थी। वो कहती थी डिस्क्रिशन है, अपनी मर्जी से माइंड करो, बस शांत रहनी चाहिए क्लास। अब इस डिस्क्रिशन पे वो मॉनिटर कई बार आर्बिट्ररी डिसीजन लेता था। क्या आर्बिट्ररी डिसीजन लेता था, दुश्मनों के नाम लिख दिए, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखे, और जो मॉनिटर के दोस्त होते थे वो गुंडे बन के घूमते थे। मॉनिटर तो अपना भाई है ना। ये उसने अपनी डेलीगेशन का गलत इस्तेमाल किया। अब क्लास के वो मासूम बच्चे जिनके ऊपर मॉनिटर जाती कर रहा है, वो जाके टीचर से कंप्लेन करते थे। ये उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चेक, कि भाई आपने जो डेलीगेशन किया, उस डेलीगेशन पे ये डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता था तो फिर मॉनिटर को डांट पिटती थी, किससे, टीचर से, यानी जज से। अब पूरी कहानी समझ में आ गई। सिमिलरली कंपनीज एक्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है रूल्स बनाने की, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्क्रिप्शन दी गई। अब रूल्स कैसे बनाने, क्या बनानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर वो अपनी डिस्क्रिप्शन का गलत इस्तेमाल करने लग जाए, कंपनीज एक्ट ने कहा या इनकम टैक्स एक्ट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स ये बनाए कि रोज टैक्स भरो,
कह रहे नहीं, जब इनकम मिले उससे क्या फर्क पड़ता है, टैक्स तुम्हें रोज भरना है, ये कौन सा रूल हुआ? ये तुमने अपने डिस्क्रिप्शन का गलत इस्तेमाल किया जिसपे चेक लगाया जाए। क्लियर? So the government cannot function without exercise of some discretion. कुछ discretion तो लगाना ही पड़ेगा. It is necessary because it is humanly impossible to lay down a rule for every conceivable eventuality in day-to-day affairs of the government. Class teacher, monitor को सब कुछ बता के नहीं जा सकती कि देखो 2 मिनट बाद ये बात करेगा, फिर ये उठ के चला जाएगा, फिर ये होगा. नहीं, वो कहती माइंड करो. अब कैसे माइंड करना है इसकी उसने उसको डिस्क्रिप्शन दे दी. ठीक है. It is, however, equally true that discretion is prone to abuse. मतलब डिस्क्रिप्शन अगर दी है तो उसका गलत फायदा जरूर होगा. आपका टेस्ट चल रहा था, हमने कहा बड़े बच्चे हो गए हो, थोड़ी किसी को जरूरत है किसी को यहाँ बिठाएं. हम जा रहे हैं, सब लोग शांति से टेस्ट करना, और हमने जाते वक्त गेट बंद कर दिया. बताओ क्या होगा क्लास? हाँ, समझ में आया? यानी यानी डिस्क्रिप्शन अगर दे दी है, हमने कहा मर्जी है, ठीक है, तुम लोग की भलाई के लिए टेस्ट हो रहा है, चीटिंग करनी हो करो, ना करो ना करो. डिस्क्रिप्शन दे दी तो बहुत ज्यादा चांसेस है डिस्क्रिप्शन का गलत फायदा भी उठाया जाएगा. Therefore there needs to be a system. Therefore there needs to be a system. समझ में आया? इसलिए कैमरा लगा है. Therefore there needs to be a system in place to ensure that administrative discretion is exercised in the right time. ठीक है, समझ आया कैमरे क्यों लगवाएं? क्योंकि उनको पता था आप अपनी डिस्क्रिप्शन का गलत इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल देखो, मिस्टर ए अप्रोचेस आरटीओ ऑफिस. अब जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है वो कहता है अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसके पास जाना पड़ता है? आरटीओ के पास जाना पड़ता है. लाइसेंस आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कौन डिसाइड करता है? आरटीओ. अब देखो, मोटर व्हीकल एक्ट ने पावर डेलीगेट किसको कर दी? आरटीओ को. लाइसेंस देना है कि नहीं देना है, तुम केपेबल हो कि नहीं हो, ये डिस्क्रिप्शन किसको दे दी? आरटीओ. नाउ आरटीओ इज गोइंग टू डिसाइड. ठीक है. अब ये डिस्क्रिप्शन का हो सकता है वो गलत इस्तेमाल कर ले. मतलब जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है पैसे लेके लाइसेंस दे दे, जो कि होता है. ठीक है, होता ही है. ये अपनी वो डिस्क्रिप्शन का गलत इस्तेमाल कर रहा है जिसपे चेक लगाया जाता है. अगर इस पे कोई कंप्लेन कर दे तो बताओ एक्शनेबल है कि नहीं है? बिल्कुल है. खुलेआम थोड़ी करते, छिप के होती है ये चीज. अब तो फिर भी कई बार टेस्टिंग कंपल्सरी हो गई है. हाँ हाँ, एग्जैक्टली. लेकिन एग्जैक्टली मतलब अभी वही चीज है ना, थोड़ा बहुत कंपल्सरी हो गया है, बट पहले तो बहुत आराम से होता था. आप घर के बाहर भी नहीं निकले, आपको लाइसेंस आके मिल गया. मतलब समझे, मोटर व्हीकल के रूल्स होते हैं, थ्योरी भी टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल भी टेस्ट होता है. लेकिन कई कई सिस्टम हमारे यहाँ क्या होते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, एजेंट दलाल होते हैं वहां के. वो कहते हैं अरे तुम घर के बाहर ना निकलो, तुम स्कूटी पे हाथ भी ना लगाना, लाइसेंस सब तुम्हें ला के दे देंगे, 2 व्हीलर का 4 व्हीलर का जो चाहिए वो दे दो. दिस इज जुगाड़. बट क्या ये लीगल मैनर में हो रहा है? लीगल थोड़ी, सब इलीगल है. पकड़ क्या, कंप्लेन हो गई तो एक्शनेबल है. तो दिस इज व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन का गलत फायदा उठाना. देखो लिखा है, Mr. A approaches RTO office for his driving license. It is administrative discretion of RTO office to issue him his driving license after observing performing his driving. ये डिस्क्रिशन है, और इस डिस्क्रिशन का अगर उसने गलत फायदा उठाया तो हम उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करें. बस इस हेडिंग का मतलब बता दो अब क्या हो रहा है. जुडिशियल रिव्यू. हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन का गलत फायदा उठाया, उसका क्या हो रहा है? जुडिशियल रिव्यू, यानी अब चेक किया जाए. क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ समझ आ रहा है? चलो इसको नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे. तो रिकॉर्डेड चाहिए, क्या करोगे इसका? अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर में आवाज धीमी आ रही है.